हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के लेक्चर 8 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि रेक्टिफायर डीसी पावर सप्लाई का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित करता है। इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर पढ़ा था और उसके बाद वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर तथा उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे वो है वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें हम सेंटर टैप सर्किट और ब्रिज सर्किट दोनों कवर करेंगे। इसके बाद हम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर की चर्चा करेंगे और फाइनली हम कंपैरिजन ऑफ वेरियस रेक्टिफायर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन। अ फुल वेव रेक्टिफायर इज अ सर्किट which converts an AC voltage into a pulsating DC voltage using both half cycles of the applied voltage। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में हम बाइपोलर जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा एसी सिग्नल है, उसके दोनों हाफ को यूटिलाइज करेंगे। तो फायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हाई एवरेज या फिर डीसी वैल्यू विल बी ऑब्टेन, यानी हाई डीसी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, जो कि हमारा टारगेट है। फाइनली होगा क्या, मोर स्मूथ वेव फॉर्म विल बी ऑब्टेन, यानी कि स्मूथ वेव फॉर्म या ये कहें हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में हमें बेहतर आउटपुट वेव फॉर्म प्राप्त होगा। तो देखिए, ये है हमारा इनपुट वेव फॉर्म, साइनोसाइडल है, जिसको हम बाइपोलर भी कह रहे हैं, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, जो कि टाइम के साथ परिवर्तित हो रही है। तो इसको हम जब रेक्टिफायर को देंगे इस सिग्नल को, तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। होगा क्या, यहां पर ये देखिए पॉजिटिव हाफ के करस्पॉन्डिंग ये 0 टू पाई है, यहां 0 टू पाई करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, और पाई टू 2 पाई निगेटिव हाफ साइकिल है, तो पाई टू 2 पाई निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट यहां पर प्राप्त होता है फुल वेव रेक्टिफायर में, और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होगी। अगर तुलना करें हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो देखा जाए तो उसमें जो हमने सर्किट यूज किया था उसमें से अगर यहां पर देखिए हाफ वेव, यहां का अगर आउटपुट मिल रहा है तो यहां से पाई टू 2 पाई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा था, फिर आउटपुट मिल रहा था, फिर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हम दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को यूटिलाइज करते हैं। यहां पर देखिए एक और कंसेप्ट निकल के आ रहा है, वो ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा जाता है। देखिए यहां पर एक साइकिल कहां, ये टी टाइम पीरियड हमारा टी है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, फिर वही साइकिल रिपीट करती है। जबकि हमारे आउटपुट वेव फॉर्म में क्या है, एक साइकिल में देखिए यहां से लेकर 0 से 2 पाई एक साइकिल ये हमारा इनपुट साइकिल का था। इसी में देखिए हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ में भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, तो ये हो गया। तो फाइनली होता क्या है, ये वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है पाई पर ही, 0 टू पाई, पाई से फिर 2 पाई, फिर रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ, यानी कि एक तरीके से इनका टाइम पीरियड आधा हो गया। तो प्रैक्टिकली इस वेव फॉर्म का, इस आउटपुट वेव फॉर्म का जो फ्रीक्वेंसी है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की तुलना में डबल हो गई, दोगुनी हो गई है। और आउटपुट में देखिए यही एज रिपल्स भी आता है, तो कई बार रिपल के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटपुट रिपल्स की फ्रीक्वेंसी इनपुट की तुलना में कितनी होती है, ऑब्वियसली डबल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर में चलते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में दो तरीके के सर्किट हमको पढ़ना है। पहला है सेंटर टैप सर्किट और दूसरा है हमारा ब्रिज सर्किट। सेंटर टैप सर्किट में नीड्स अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, जैसा कि नाम है, हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की यहां पर आवश्यकता होती है। जबकि ब्रिज सर्किट में क्या है, नो कंपल्शन ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का कंपल्शन नहीं है, बाध्यता नहीं है। सेंटर टैप सर्किट में हम 2 डायोड से फुल वेव रेक्टिफिकेशन अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, जबकि ब्रिज सर्किट में हम 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, ब्रिज सर्किट वाइडली यूज किया जाता है, ज्यादातर जगहों पे हम ब्रिज सर्किट को प्रीफर करते हैं। तो चलिए वर्किंग पे चलते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पे देखते हैं। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर पहली सर्किट हमारी, जिसमें हमने कहा था 2 डायोड, डायोड D1 और डायोड
D2, दो डायोड इस्तेमाल होते हैं और लोड के क्रॉस हम RL जो हमने लोड रेजिस्टेंस दिया है इसके क्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटर टाइप का मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, इस सेकेंडरी के सेंटर से हम कनेक्शन निकाला जाता है और यही इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि ट्रांसफार्मर हमारा सेंटर टैप है, सेंटर से कनेक्शन निकाला गया है। तो देखिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम ग्राउंड कह सकते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हमारा यही है। सेकेंडरी के क्रॉस जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है हम उसको VI कहते हैं, इनपुट वोल्टेज VI हमने एज्यूम किया है। ये सिग्नल हमारा VI, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, सेकेंडरी पे क्या होगा, हमें अभी भी साइनोसॉइडल सिग्नल प्राप्त होगा। तो ये जो VI है वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब चलिए वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि एज्यूमिंग डायोड्स टू बी आइडियल, हम आइडियल डायोड को लेकर के एज्यूम करते हैं इसकी वर्किंग को आसानी से समझने के लिए, फिर हम प्रैक्टिकल डायोड से रिप्लेस करके भी आपको समझाएंगे। तो डायोड को हम यहाँ फिलहाल हम आइडियल डायोड मानते हैं। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, ये वेव फॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to पाई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, सेकेंडरी क्रॉस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी पॉइंट ए जो हमारा, ये जो पॉइंट ए है यहाँ का, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। और जो हमारा सेंटर टैप यानी पॉइंट अगर सी को देखें, ये जो पॉइंट है एक तरीके से देखा जाए तो क्या होगा, पॉइंट ए के यहाँ के पोटेंशियल से यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, लेकिन पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। यानी कि जो सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ए से कम होगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस दिखाया। और अगर यहां देखेंगे तो ये जो सी पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट की तुलना में ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हमने VS वोल्टेज दोनों में दिखाया है। प्रैक्टिकली अगर इसको मोटे तौर पे समझा जाए तो ये है कि यहाँ पर सेंटर टैपिंग की वजह से, इसको हमने रेफरेंस बनाने की वजह से, जो सेकेंडरी पे जो वोल्टेज आ रहा है वो इक्वल हाफ में, बराबर ऊपर हाफ और नीचे हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो पार्ट में हो रहा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इस पोलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, D1 इज ऑन एंड डायोड D2 इज ऑफ। इस पोलैरिटी के हिसाब से क्या होगा, पॉजिटिव इसको मिल रहा है तो D1 क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन D2 को क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव को निगेटिव मिल रहा है तो D2 हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी और हमने डायोड को आइडियल मानना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये चीज जो मैं आपको बता रहा था, प्रीवियस स्लाइड्स को फिर से देख लीजिए। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमने दिखाया था, लेकिन यहाँ पर वर्किंग को आसानी से समझने के लिए जो सेकेंडरी पे हाफ वोल्टेज VS आ रहा है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। VS हमारा वही है, VS को हम क्या कहते हैं, VM साइन थीटा, साइनोसॉइडल है, जहां पे VM हमारा ये दिखाया गया है, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, या इसको कहते हैं 2 पाई f इंटू टी। तो चलिए पुनः हम इसको देखते हैं, D1 ऑन है और D2 हमारा ऑफ है। ध्यान रखिएगा VS को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, यानी कि VI जो सेकेंडरी पे फुल वोल्टेज है, VI इज इक्वल टू 2VS। ठीक है, तो चलिए जब हमारा डायोड D1 ऑन था तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट किया, जब हमारा D2 ऑफ था तो ऑब्वियसली इसको हमने ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट किया। ऐसा किया तो क्या होगा, इस ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगी, ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी, यहां पे आपका वोल्टेज सोर्स VS एक तरीके से है, तो VS RL के क्रॉस ड्रॉप होगा, यानी कि, और यहां पर नीचे सर्किट में यहां पर हमारी करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरीके से ऊपर वाला पार्ट क्या है, एक तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप का दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है, हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा ही है। तो यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस लूप में करंट फ्लो करेगी, इस लूप में करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो VS हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, और लोअर सर्किट में हमें नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब चलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में, ये एग्जैक्टली वही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट प्राप्त होगा। आइए निगेटिव हाफ साइकिल में चलते हैं। जब निगेटिव हाफ साइकिल पे हम आएंगे, जो हमारा सेकेंडरी पे वोल्टेज आ रहा है तो वो होगा क्या, माइनस यहाँ प्लस यहाँ। अब माइनस यहाँ प्लस यहाँ, ऑब्वियस सी बात है निगेटिव हाफ साइकिल में ऐसा ही होगा। तो जो सी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ए की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमने इसको प्लस से दिखाया है। लेकिन पॉइंट सी का जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है,
वो पॉइंट बी से कम होगा तो उसको हमने माइनस से दिखाया है। यानी कि फिर वही सेम स्थिति है कि यहाँ पर सेंटर टैपिंग की वजह से वोल्टेज दो हाफ में डिवाइड होता है। ये मैंने आपको पोलैरिटी समझाने के लिए दर्शाया है। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जैसा कि पोलैरिटी है, पोलैरिटी देखने से साफ दिख रहा है, इस बार क्या होगा, D2 इज ऑन एंड D1 इज ऑफ। D2 डायोड हमारा ये पॉजिटिव के साथ है तो D2 हमारा ऑन होगा और D1 हमारा इस बार ऑफ हो जाएगा। तो ऑन का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, ऑफ का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। तो अब क्या होगा, अब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। पोलैरिटी ध्यान से समझ लीजिए, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है, इस सर्किट में करंट इस पोलैरिटी के हिसाब से फ्लो करेगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, प्लस यहां और माइनस यहां, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। और यहां पर निगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट की डायरेक्शन अभी भी वही है इस लोड के अक्रॉस, यानी कि हमें अभी भी सेम आउटपुट मिलेगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल में हमें पहले जैसा ही आउटपुट प्राप्त होगा। एक तरीके से ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल इन्वर्ट हो गया और हमें ये आउटपुट पे हमें सेम डायरेक्शन में करंट दिख रहा है, यानी कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो सेम पोलैरिटी का मिलेगा। इसी से होता क्या है, हमारा डीसी की वैल्यू, एवरेज जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है। तो चलिए समरी देखते हैं इसकी। ये वेवफॉर्म देखिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज ऑन एंड D2 इज ऑफ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 हमारा ऑन है, इसमें दिखाया गया D1 हमारा ऑन है, D2 ऑफ है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल D2 इज ऑन एंड D1 इज ऑफ। यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे D2 ऑन है और वैसे ही साइकिल हमारी रिपीट करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ऑन। ठीक है, तो ये हमारी समरी है। तो ये तो था देखिए आइडियल डायोड के लिए। ये जो मैंने कहा था आउटपुट हमने वोल्टेज दर्शाया है, वोल्टेज से दर्शाया ताकि आप इनपुट से कंपैरिजन कर सके किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो अगर हमें इसको हम करंट वेवफॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल डायोड का भी हमें कंसेप्ट लेना है। तो अब हम देखिए आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर ये डायोड आइडियल डायोड के बजाय अगर प्रैक्टिकल डायोड होता तो क्या परिवर्तन होता, तो उसको देख लेते हैं। सेम सर्किट है, इसको देख लीजिए। ये हमने पॉजिटिव हाफ के लिए लिया है, तो पॉजिटिव हाफ में क्या D1 ऑन था और D2 ऑफ था। तो इस D1 की जगह ऑन की स्थिति में हमने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट ना करके इसके इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्रेजेंट किया है, वो आप देख लीजिए पुनः। ये हमारा D1 के जगह पर हमने ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल हमने यहाँ पर रखा है और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था। तो यहाँ पर क्या है, नीचे वाले सर्किट में ये करंट फ्लो नहीं करेगी, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। तो सिंपल, वेरी सिंपल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लगाएंगे इस लूप में और देखते हैं क्या आता है। देखिए यहां से चलते हैं, पॉइंट सी से चलते हैं, ऐसे जाते हैं ए पर, ऐसे घूमते हुए आते हैं और यहाँ पर इस लूप को हम कंप्लीट करते हैं। तो सी से गए, यहां से यहाँ क्या हुआ, राइज हुआ प्लस VS, ये प्लस VS। यहां से क्या हुआ, ये ड्रॉप हुआ V गामा, कट इन वोल्टेज का ड्रॉप हुआ तो माइनस V गामा। RF है, करंट ऐसे फ्लो करेगी तो क्या होगा, माइनस I इंटू RF, माइनस I इंटू RF। यहां आ गए, करंट ऐसे फ्लो करेगी, फिर ड्रॉप होगा माइनस I इंटू RL, तो माइनस I इंटू RL हमने लिख दिया इक्वल टू 0। फिर उसी पॉइंट पे हम पहुंच गए तो 0। तो ये था सिंपल सा KVL हमने लगाया और हमें करंट वेवफॉर्म हमें प्राप्त हो जाएगी। इससे करंट की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी ये निकल के आएगी, I इक्वल टू VS माइनस V गामा अपॉन RL प्लस RF। अब देखिए VS हमें पता है, VS का जो नेचर है वो साइनोसॉइडल नेचर है। VS को हमने Vm sin थीटा से रिप्रेजेंट किया था, वो हमने यहां लिख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है I की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब sin थीटा 1 होगा, तो Vm माइनस V गामा अपॉन RL प्लस RF, ये Im हो गया। यानी कि क्लियरली हमारे पास करंट वेवफॉर्म आ गई जो कि है I इक्वल टू Im sin थीटा, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आ गया I इक्वल टू Im sin थीटा। तो ये कंफर्म हो जाएगा इस लोड के क्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। तो परफॉर्मेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हम पढ़ते हैं। देखिए मैं पुनः यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी व्यूअर्स हैं हमारे कि अगर उन्होंने 7th लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने डिटेल में इसको हमने बताया, हर एक पैरामीटर्स को डिटेल में बताया है। तो आज हम उसका यूज करेंगे डायरेक्टली। यहां पर देखिए एवरेज और
डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, हमने अभी बताया कि हम करंट वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा, ये साइकिल्स बनी हुई हैं, D1 ऑन था, D2 ऑन था, इसमें D1 ऑन था, फिर D2 ऑन था। तो इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो होता है क्या, एरिया अपॉन बेस। ये सिंपल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आई एवरेज या आई डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई आई डी थीटा। और हमें पता है यहां पर टाइम पीरियड क्या है, सिर्फ 0 टू पाई है। इसके बाद ये साइकिल फिर रिपीट हो रही है, फिर रिपीट हो रही है। तो हम एक साइकिल का एवरेज निकालें, चाहे कई साइकिल का एवरेज निकालें, बात एक ही है। तो हम एक साइकिल को हम लेते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, वही सभी के लिए होगा। सो आई डी सी इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई आई इंटू डी थीटा। यहां पर फिर हम आई की हम वैल्यू रख देते हैं जो हमने निकाला है, आई एम साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्राप्त हो क्या, 2 आई एम अपॉन पाई। अगर आपको याद हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ हमें मिल रहा था आई एम अपॉन पाई, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, ट्वाइस आई एम अपॉन पाई, यानी डबल मिल रहा है हमें। और मिलना भी चाहिए, वहां पर हमें एक वेव फॉर्म मिल रहा था, दूसरा नहीं मिल रहा था। यहाँ पे हमें दोनों साइकिल में हमें आउटपुट प्राप्त हो रही है। सो आई एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई एम अपॉन पाई। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर हम चलते हैं। अब देखते हैं आउटपुट डीसी वोल्टेज एट लोड, यानी लोड पे कितना डीसी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो आई डीसी इंटू आर एल, लोड पे हमें देखना है तो आर एल लिखेंगे। आई डीसी की वैल्यू हमने अभी तुरंत निकाला है, उसकी वैल्यू क्या, 2 आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल। जहां पे आई एम हम बता भी चुके हैं क्या है, वी एम माइनस 0.7 अपॉन आर एल प्लस आर एफ। पिछले एक्सप्रेशन में हमने वी गामा लिखा था। तो अगर सिलिकॉन है तो 0.7 होगा, जर्मेनियम है तो 0.3 हो जाएगा, ये आपको पहले से भी पता है। तो इसकी वैल्यू हमने रखा 2 अपॉन पाई रखा, आर एल रखा। आई एम की वैल्यू हमने यहां रख दिया वी एम माइनस 0.7 वोल्ट अपॉन आर एल प्लस आर एफ। अब देखिए यहां पर, देखिए जो अप्रोक्सीमेशन की जो मैं बात कर रहा था वो देखिए, ये तो प्रिसाइज है। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें, अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो वीएम की जो वोल्टेज है वो उच्च है, काफी अधिक है इस कट इन वोल्टेज की तुलना में, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से लोड रेजिस्टेंस, यानी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आरएफ से अगर ज्यादा है तो हम आरएफ को, डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आरएफ की वैल्यू वैसे भी छोटी होती है, बहुत कम होती है। जब ये हम इग्नोर कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये आरएल और ये आरएल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 वीएम अपॉन पाई, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 2 वीएम अपॉन पाई हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम आउटपुट डीसी पावर एट लोड। लोड पे हमें डीसी पावर कितना मिलेगा, क्योंकि देखिए ये सभी मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं, हम रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालने के लिए ही कर रहे हैं। बेसिकली हमें चाहिए क्या, एसी पावर और डीसी पावर हमें चाहिए, तो वो निकालने के लिए हम पॉइंट बाय पॉइंट हम चल रहे हैं। तो आउटपुट डीसी पावर एट लोड क्या होगा, ये होगा आपका पी डीसी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया गया होगा वही है, पी डीसी इक्वल टू आई डीसी स्क्वायर इंटू आर एल। तो आई डीसी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ट्वाइस आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू आर एल। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होगा, यहां देखिए आई आर एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई आई स्क्वायर डी थीटा। जैसा कि मैंने बताया था कि आरएमएस वैल्यू है तो इसको क्या पढ़ना है, पहले क्या करना है, स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है, उसी को हम कहते हैं क्या, रूट मीन स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आई की जो हम वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, सेम टू सेम ये आ रहा है 1 अपॉन पाई, रूट वैसे को वैसे पड़ा हुआ है 0 टू पाई। आई की वैल्यू क्या होगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके बाद सिंपल आप जो है साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 रखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद आपको आई आर एम एस की वैल्यू जो मिलेगी वो आई एम बाई रूट 2 मिलेगी, कैलकुलेट होकर के। नेक्स्ट हम चलते हैं एसी इनपुट पावर। एसी इनपुट पावर का मतलब क्या होता है, इन द सर्किट द एसी इनपुट पावर इज अवेलेबल टू बोथ डायोड एंड द लोड, यानी एसी जो पावर है वो डायोड और लोड दोनों को मिलेगी, दोनों के लिए अवेलेबल रहेगी। एसी पावर डिसिपेट्स इन बोथ आरएफ एंड आरएल। आरएफ मतलब डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, जो एसी पावर होगा वो डिसिपेट होगा कहां,
RF में भी और RL में भी। तो यहाँ पर PAC क्या हो जाएगा, IRMS स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि AC है, AC के लिए ही हमने, AC पावर निकालने के लिए ही हमने IRMS की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो IRMS I स्क्वायर R, तो IRMS का स्क्वायर होगा। साथ में क्या होगा, जो AC इनपुट पावर है वो लोड यानी RL और RF दोनों के लिए अवेलेबल होगा। तो हम दोनों रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। IRMS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, Im/√2 इसका स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। तो ये हमारा PDC भी निकल गया चुका है। अब हमारा PAC भी निकल चुका है। तो हम निकालेंगे क्या, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो एफिशिएंसी बाय डेफिनेशन क्या होती है, DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर, PDC अपॉन PAC इक्वल टू PDC को हमने रख दिया IDC स्क्वायर इंटू RL अपॉन PAC रखेंगे तो IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, दोनों हम पहले निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या होगा, IDC अपॉन IRMS का होल स्क्वायर, RL अपॉन RL प्लस RF। बस इसको मॉडिफाई किए हैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है। IDC की वैल्यू हमने 2Im अपॉन पाई रख दी है। IRMS जो कि निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू हम लोग Im अपॉन √2 रख दिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे, Im और Im आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू आएगी वो देखिए, वो आएगी 0.812 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL। ये सिंप्लीफिकेशन देखिए, आपको पता ही होगा हमने कर दिया था। यहाँ पर इस RL को क्या है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में RL से डिवाइड किया था, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आ गया था। ये 1 आ गया था, ये 1 आ गया, प्लस RF अपॉन RL ये आ गया था। तो और इसकी वैल्यू 0.812 हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 81.2 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL। तो अब देखिए, अगर RF की वैल्यू RL से काफी कम है, अगर RF की वैल्यू RL से काफी कम है तो क्या होगा, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसको इग्नोर कर सकते हैं यानी कि ईटा मैक्सिमम, एफिशिएंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो सकती है, 81.2। खास बात यह है, फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज इफेक्टिव एज हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो एफिशिएंसी की वैल्यू है वो 81.2 आ रही है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, लगभग दोगुना इफेक्टिव है कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए आगे बढ़ते हैं रिपल फैक्टर पर। रिपल फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। यानी आउटपुट पे हमें AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट दोनों प्राप्त होता है। तो न्यूमरेटर में क्या है, जो AC कंपोनेंट होता है आउटपुट पे उसका RMS वैल्यू कितना है, और बटे DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज वो लेते हैं। और ये लेक्चर 7 में ये डिराइव करके भी दिखाया गया है कि R की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मेट में कैसे आता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर माइनस 1। सो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर के लिए IRMS हम रख देंगे Im/√2 निकाल चुके हैं, IDC भी निकाल चुके हैं, जिसको कहते हैं क्या, 2Im अपॉन पाई वैल्यू को रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे और आपका जो रिपल फैक्टर का जो वैल्यू आ रहा है फुल रेक्टिफायर के लिए ये 0.482 आ रहा है। चलिए एक और पैरामीटर जो हमारा बचा हुआ है वो है PIV और PRV, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज या फिर पीक रिवर्स वोल्टेज। इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डायोड इन अ रिवर्स बायस कंडीशन विदाउट डैमेजिंग द डायोड। यानी कि ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज है रिवर्स बायस अवस्था में वह मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि डायोड को दिया जा सकता है, उसके बाद देंगे तो डायोड हमारा जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, ये सर्किट हमारा इक्विवेलेंट है, मतलब कि पॉजिटिव हाफ में लेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव हाफ में लेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। पीआईवी निकालने का तरीका मैंने बताया था, हमें वो कंडीशन लेनी है जहां पर हमें रिवर्स बायस अवस्था आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, प्लस पॉइंट यही है कि चाहे ऊपर सर्किट से काम करेंगे चाहे नीचे सर्किट से काम करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव हाफ के लिए देखेंगे या नेगेटिव हाफ के लिए देखेंगे, किसी न किसी एक में आपका रिवर्स बायस कंडीशन आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर टैप रेक्टिफायर में एक बार D1 ऑन होता है फिर D2 ऑफ होता है उसी समय पर, या फिर अगर D2 ऑन है तो D1 ऑफ है। तो चलिए हमने फिलहाल नेगेटिव हाफ साइकिल को लिया है।
आप चाहें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी ये आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल लिया है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं कितनी आ सकती है। नेगेटिव हाफ साइकिल है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे Vm आएगी, यहाँ भी Vm आएगी। तो इस लूप में देखिए यहाँ करंट फ्लो नहीं करता है, यहाँ करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू लोड के क्रॉस प्लस माइनस Vm यहाँ प्राप्त हो जाएगी। लेकिन रिवर्स बायस अवस्था D1 पर रिवर्स बायस अवस्था आई है तो माइनस है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा माइनस और यहाँ पर क्या होगा प्लस PIV। जो निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था वो यही है। यहाँ पर क्या होगा रिवर्स बायस में यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ PIV वोल्टेज, PIV अमाउंट का वोल्टेज है यहाँ पर। तो क्या करना है, हमें लूप में घूम जाएंगे। लूप में घूमने के लिए देखिए आपको या तो यहां से लेकर के इस आउटर लूप में घूमिए या फिर इनर लूप में घूमिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जैसे घूमेंगे रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने लगाया, तो देखिए यहां से इस लूप में चलते हैं बाहर बाहर और इसमें घूमते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां से यहां चलेंगे तो क्या होगा माइनस Vm, ये माइनस Vm आ गया। फिर यहां से यहां चलेंगे फिर माइनस Vm, फिर माइनस Vm आ गया। यहां से जाएंगे तो क्या हुआ प्लस PIV, यहाँ प्लस PIV इक्वल टू 0, वहीं पर हम आ गए। ठीक, और इससे क्या निकल के आए PIV कम्स आउट टू बी 2 इंटू Vm, 2 Vm हमारा PIV रिक्वायरमेंट आ रही है। अच्छा, अगर देखिए इस लूप में घूमते हैं तो भी रिजल्ट वही आएगा। चलिए हम यहां से घूमते हैं, यहां से चलेंगे और फिर यहीं पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि कहीं से भी चल सकते हैं कहीं भी पहुंच सकते हैं। लूप कंप्लीट होना चाहिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए। चलिए यहां से चलते हैं, यहां से यहां चलेंगे फिर क्या होगा, फिर ड्रॉप होगा माइनस Vm, फिर यहां से चलेंगे फिर माइनस Vm, फिर यहां से यहां चलेंगे प्लस Vm इक्वल टू 0, सेम यही आ रहा है। तो क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आप लॉजिक से घूमेंगे कहां पे ड्रॉप हो रहा है कहां पर वोल्टेज का राइज हो रहा है, गलती नहीं होगी। तो PIV निकालने का ये सटीक तरीका हमने आपको बताया है। तो PIV इक्वल टू 2Vm कैलकुलेट होकर के आ रही है, यानी कि सो PIV रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2Vm, यानी कि यहाँ पे जो डायोड इस्तेमाल करेंगे उसकी जो PIV रेटिंग है 2Vm या उससे अधिक होना चाहिए, ताकि वो हमारे सर्किट में जो डायोड लगा हुआ है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर जैसा कि बताया गया था, इसमें हमारे पास 4 डायोड है, 4 डायोड का इस्तेमाल होता है। D1, इसको हम कहते हैं D2, ये है D3 और ये है D4। यहां देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इनपुट यहां पर जो रेक्टिफायर के लिए आ रहा है, यानी कि जिसको कहते हैं सेकेंडरी में जो वोल्टेज है उसको हमने VS से रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए इसकी वर्किंग, और VS जो है ये VS हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। VS अभी वही है, साइनोसॉइडल नेचर का है। VS इक्वल टू Vm sin थीटा, जहां पर थीटा क्या है हमारा ओमेगा टी, या फिर इसको हम कहते हैं क्या 2 पाई f इंटू टी। तो चलिए वर्किंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो डायोड है, वो डायोड हमने जो एज्यूम किया है वो हमारा क्या है आइडियल डायोड है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फॉर पॉजिटिव हाफ, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब क्या होगा वो देखिए। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 एंड D3 इज ऑन एंड डायोड D2 एंड D4 इज ऑफ। देखिए यहां पर इस पोलैरिटी के हिसाब से देखेंगे, बहुत हम लोगों ने कई सर्किट में डायोड को ऑन ऑफ करके देख लिया है, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव हाफ, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। जब प्लस यहाँ पर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा D1 ऑन होगा लेकिन D4 ऑन नहीं होगा, D1 हमारा ऑन होगा। ठीक है, ये जो टर्मिनल है ये इस पे निगेटिव पोलैरिटी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा D3 ऑन होगा D2 ऑन नहीं होगा। तो यानी कि D1 और D3 ऑन होगा जबकि D2 और D4 ऑफ होगा। इसको सिंप्लीफाइड में हम देखते हैं, D1 और D3 हमारा ऑन होगा तो D1 और D3 को हम शॉर्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, D2 D4 हमारा ऑफ रहेगा तो हम उसको ओपन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए सर्किट आपको इजिली समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 ये शॉर्ट, ये D3 शॉर्ट, D2 D4 ये ओपन है। ठीक है, तो यहां आप देखिए इसको और सिंप्लीफाई तरीके से और आसानी समझ सकते हैं। वो देखिए D2 D4 ऑफ है, यानी कि इस आर्म में, इस भुजा में जिसको कहते हैं इस आर्म में, यानी कि अगर नहीं भी रहेगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यानी कि ये था ये ओपन था तो इसको हमने हटा दिया। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है जो करंट की जो डायरेक्शन होगी इस पोलैरिटी के हिसाब से कहां से होगी, करंट ऐसे फ्लो करेगी, यहां चलेगी, ये आएगी इस तरीके से आएगी और ये जाएगी करंट, ये हमारा लूप कंप्लीट होगा, यानी करंट ऐसे फ्लो करेगी इस सर्किट में। तो यहाँ प्लस पोलैरिटी बनता है, यहाँ पर
माइनस पोलैरिटी बनता है। ठीक है, तो ये है। अगर ऐसा हुआ और डायोड हमारा आइडियल है तो यहाँ पे जो Vs वोल्टेज है वो क्या होगा, यहीं पे हमें V नॉट हमें वही मिलेगा। तो वो देखिए यहाँ पर, देखिए वही दिखाया गया है। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D3 हमारा ऑन है और हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा इस हिसाब से। अब आते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में। ये सर्किट है हमारा। अब इस सर्किट में देखिए Vs अगर हमारा निगेटिव हाफ साइकिल अगर आप देखते हैं तो निगेटिव हाफ साइकिल को देखते हैं तो क्या होगा, वो देखिए निगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ। निगेटिव होने की वजह से क्या होगा, अब देखिए निगेटिव सप्लाई यहां पर है, पॉजिटिव सप्लाई यहां पर है। तो निगेटिव के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, D4 ऑन हो जाएगा, D1 ऑन नहीं होगा, D1 क्या रहेगा हमारा, ऑफ रहेगा। यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है, पॉजिटिव पोलैरिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, D2 ऑन हो जाएगा लेकिन D3 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। यानी कि टू समराइज D2 और D4 हमारा ऑन रहेगा और D1 और D3 हमारा ऑफ रहेगा। यानी कि ये कंडीशन आएगी। फिर से देख लीजिए हमारा क्या D2 और D4 क्या रहेगा, ऑन रहेगा, D1 और D3 हमारा ऑफ रहेगा। तो D1 और D3 को हम ओपन से दिखाएंगे, D2 और D4 को शॉर्ट से दिखाएंगे, वो हमने यहां दिखा दिया। D2 D4 शॉर्ट है, D1 D3 हमारा ओपन है। तो अब देखिए ये ओपन है, यानी कि अगर इसको हम सर्किट में, इसका मतलब इसका कोई उपयोगिता नहीं है, इसको हम हटाकर भी देख सकते हैं आसानी से। तो इसको हमने हटा दिया तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। और अब जो है इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, इसमें करंट देखिए इस पोलैरिटी के हिसाब से करंट, ये करंट हमारे यहां से इस तरह से फ्लो करेगी, यहां से, और ये यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन अभी भी देखिए वही है जो पॉजिटिव हाफ में दिखा था। यानी लोड के अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है जैसा पॉजिटिव हाफ में मिल रहा था, सेम टू सेम निगेटिव हाफ में भी वैसा ही मिल रहा है। यानी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो यहां पर भी एक तरीके से क्या होगा, पाई टू 2 पाई, यानी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें वैसा ही आउटपुट मिलेगा। एक तरीके से यहां भी क्या हुआ, यहां पर भी एक तरीके से पाई टू 2 पाई जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो इन्वर्ट हो गई और हमें सेम आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं समरी पे। तो समरी यही है यहां पर कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D3 ऑन रहेगा और निगेटिव हाफ साइकिल में D2 D4 ऑन रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो रही बात इसकी जब डायोड हमारा आइडियल है, समझना आसान था। थोड़ा सा ये है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, इस आउटपुट वोल्टेज को हम इसको करंट वेवफॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करंट निकालने का तरीका जैसा मैंने पहले बताया था सेम टू सेम है। यहां पर क्या करेंगे, हम पॉजिटिव हाफ लेके चलेंगे या निगेटिव हाफ लेके चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल है। यहां पर जब पॉजिटिव लेके चलेंगे, यहां देखिए तो डायोड क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 ऑन था और D2 D4 ऑफ था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो यहां पर D1 की जगह प्रैक्टिकल डायोड से रिप्लेस करेंगे D1 और D3। ठीक है, वो देखिए तो यहां पे हमने रिप्लेस कर दिया। फिर से देख लीजिए D2 D4 हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D2 D4 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, हमें इससे मतलब नहीं है। D1 और D3 को प्रैक्टिकल डायोड से हम रिप्लेस कर रहे हैं सर्किट को। तो D1 D3 जगह हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहां से दिखा दिया आपको। तो इस सर्किट में पॉजिटिव हाफ साइकिल के इस पोलैरिटी के हिसाब से करंट हमारी फ्लो करेगी। जब करंट हमारी फ्लो करेगी, वो हम पहले भी दिखा चुके हैं, पुनः मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं। करंट हमारी ऐसे फ्लो करेगी सर्किट में, यहां पर ये ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब करंट ऐसे फ्लो करेगी तो ये जो डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, यहां पर पोलैरिटी क्या होगा, जब करंट ऐसे फ्लो करेगी यानी कि यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। यहां करंट ऐसे आ रही है, प्लस माइनस यहां है ही है, यहां पर भी ऐसे होगे तो यहां पर क्या करंट ऐसे फ्लो हो रही है यानी कि यहां प्लस और यहां माइनस। तो चलिए इसमें सिंपल सा एज यूजुअल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है और आपको करंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, सिंपल, यहां से चलेंगे और यहीं पे वापस आ जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल, घूमना ही है। चलिए घूमते हैं। यहां पर देखिए इस पॉइंट से हम शुरू करते हैं, यहां से यहां गए तो क्या हुआ, वोल्टेज का राइज हुआ, कितना, प्लस Vs। यहां पे आए, यहां पे क्या है, कट इन वोल्टेज है तो प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस V गामा। यहां पर करंट हमने I माना है तो क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो I इंटू RF कर दिया। फिर यहां पे क्या होगा, यहां पर करंट वही है, I इंटू RL ड्रॉप हुआ तो माइनस I इंटू RL।
फिर दूसरे डायोड से वैसे मुलाकात हो गई, फिर माइनस वी गामा, फिर माइनस वी गामा, माइनस आई इंटू आर एफ, माइनस आई इंटू आर एफ, पहुंच गए वहीं पर इक्वल टू 0। यानी कि यहां पर एक कंक्लूजन निकल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर टैप और ब्रिज में ये दिख रहा है कि यहाँ पर दो डायोड आ रहे हैं कंडक्शन में, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां से जो करंट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, वी एस माइनस ट्वाइस ऑफ वी गामा। ये ध्यान रखिएगा, ट्वाइस ऑफ वी गामा आ रहा है बटे आर एल अपॉन ट्वाइस ऑफ आर एफ, 2 इंटू आर एफ आ रहा है। ठीक है, वी एस की वैल्यू हमने रख दिया वी एम साइन थीटा माइनस 2 वी गामा एज यूजल बटे आर एल प्लस 2 आर एफ, सेम टू सेम रहेगा। आई की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और कितनी होगी, आई एम की वैल्यू क्या होगी, वी एम माइनस 2 वी गामा अपॉन आर एल प्लस 2 आर एफ। यह आ गया। यानी कि अगेन हम क्या कर सकते हैं, जो वोल्टेज वेव फॉर्म हमने आपको दिखाया था उसको आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा करंट वेव फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बचा क्या हमारा, अब हमें देखना है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो देखिए परफॉर्मेंस पैरामीटर में यहां पर इशू कम है, हमें बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों, वो देखिए, ये जो हमारा करंट का वेव फॉर्म है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा ये वेव फॉर्म है किसका, ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट का ये वेव फॉर्म है। इसी से आईडीसी कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये बिल्कुल जो सेंटर टैप रेक्टिफायर में जिस तरीके का सिमिलरिटी मिलेगा वो यहां पर देखिए सेम सिमिलरिटी यहां पर है। इसलिए यहां पर जो आपकी जो वैल्यूज हैं यानी कि आई एवरेज या आईडीसी या फिर आरएमएस वैल्यू या फिर एफिशिएंसी या फिर रिपल फैक्टर की जो फॉर्मूले वहां पर सेंटर टैप में यूज किए हैं वो सेम फॉर्मूले हम यहां पर यूज करते हैं और सेम टू सेम वही आता है। फर्क क्या है, आई एम की यहां वैल्यू दूसरी है, वहां आई एम की वैल्यू दूसरी थी। ठीक है, हाँ, क्योंकि डायोड के कॉन्फ़िगरेशन पे जो पीआईवी जो पैरामीटर है, पीआईवी या फिर पीआरवी जिसको हम कहते हैं, वो जो कैलकुलेशन है वो क्या है, डायोड के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए पीआईवी निकालने के लिए हम अलग से सर्किट से ही निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। यानी इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि यहां पर वो सभी पैरामीटर जो सेंटर टैप के लिए निकाले थे वो पैरामीटर यहां पर भी यूज होंगे, वैसे ही वैलिड रहेंगे। पीआईवी और पीआरवी अलग से हम निकाल लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीआईवी और पीआरवी फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, it is the maximum voltage that can be applied to a diode in a reverse bias condition without damaging the diode। पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज हो गया हम लोग का। चलिए यहां पर क्या है, यानी रिवर्स बायस अवस्था में देनी है, और उस रिवर्स बायस अवस्था में देखते हैं कि वो डायोड कितना प्रेशर झेल सकता है, यानी कि कितने वोल्टेज तक बर्दाश्त कर सकता है। तो चलिए यहां पे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिया है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए यहां मैक्सिमम वोल्टेज कितना प्राप्त होगा, वीएम प्राप्त हो सकता है। तो जब यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ देखेंगे पॉजिटिव अगर यहाँ पे होगा तो D1 तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, D3 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ कौन होगा, D2 D4 होगा। जब ऑफ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्लस, यहाँ का माइनस, तो यहाँ पर प्लस P प्लस और यहाँ पर माइनस। ऐसे यहाँ देखेंगे तो जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस और यहाँ प्लस, यही अपोज करेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और हमने मान लिया पीआईवी। ठीक है, तो चलिए किसी भी सर्किट में आप घूम जाएंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि कंडक्शन होगा D1 और D3 की वजह से कंडक्शन हो रहा है, तो यहाँ Vm वोल्टेज प्राप्त होगा। देखिए आप एक सिंपल सा किसी भी लूप में घूम जाइए, इस लूप में घूम जाते हैं। देखिए चलिए ये ट्रायंगल सा दिख रहा है ना, चलिए इस ट्रायंगल में घूमते हैं, इस ट्रायंगल में आप घूमेंगे, इस पॉइंट से घूमते हैं, इसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। चलिए यहां से यहां गए तो क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, कितने का, Vm, यानी माइनस Vm। तो ये माइनस Vm, चलिए जो प्लस Vm करके दिखाया गया मैं उस लूप में घूमता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होइए, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहां से यहां इस लूप में घुमा गया है, ठीक है, जब यहां से यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस Vm हुआ, यहां से फिर इस लूप में आए, यहां ड्रॉप हुआ, माइनस पीआईवी, फिर यहां पे ये घूम गए, एक ये भी लूप है, यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस Vm, यहां से फिर माइनस पीआईवी इक्वल टू 0, प्लस Vm माइनस पीआईवी इक्वल टू 0। चलिए अब कंफ्यूजन नहीं हो क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अब इस लूप में भी घूम के देखिए, इस लूप में जो ट्रायंगल वाला जो मैं बता रहा था पहले, इस ट्रायंगल में घूमेंगे तो क्या होगा, माइनस Vm प्लस पीआईवी इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिए, माइनस Vm प्लस पीआईवी इक्वल टू 0। अभी भी क्या होगा,
पीआईवी के वैल्यू वीएम ही निकल के आएगा। आप किसी भी लूप में घूमेंगे, जो वैलिड लूप है उस लूप में घूमेंगे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सा केवीएल है, आप लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप किसी भी सर्किट के लिए अगर आपको डायोड उस सर्किट के लिए सर्किट में इस्तेमाल हो रहे डायोड का अगर पीआईवी रेटिंग निकालना है तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पीआईवी जो आया है वो वीएम कैलकुलेट होकर के आया है। सो पीआईवी रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वीएम, यानी कि जो डायोड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो रेटिंग है, जो पीआईवी वैल्यू है वो क्या वीएम या उससे अधिक होनी चाहिए, ताकि आपका डायोड सुरक्षित काम कर सके उस सर्किट में। यानी कि सेकेंडरी पे वीएम वोल्टेज आए तो कम से कम उस अगर पीआईवी रेटिंग वीएम या उससे अधिक रहेगी तो ये हमारा डायोड क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो छोटा सा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। और ये जो मेरिट और डीमेरिट की ऑब्वियस सी बात है, एक तरीके की तुलना है कि ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टैप रेक्टिफायर दोनों फुल वेव रेक्टिफायर हैं, उस किस मामले में वो उसमें अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट देखते हैं, ब्रिज सर्किट पढ़ चुके हैं और ये सेंटर टैप सर्किट वो भी पढ़ चुके हैं। दोनों फुल वेव आपको आउटपुट देते हैं। तो ये थोड़ी सी तुलना हम कर लेते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले चलते हैं मेरिट्स ऑफ ब्रिज सर्किट। ब्रिज सर्किट का क्या फायदा है, देखिए सबसे पहला फायदा क्या है, द नीड फॉर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड। यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कंपैरिजन के लिए बनाया ताकि आप कंपेयर करते रहें, तुलना कर सकते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कहा जा रहा है क्या, सेंटर टैप की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर से सेंटर टैपिंग निकाली जाती थी, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, सिंपल ट्रांसफार्मर हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये हुआ, सेंटर टैपिंग जरूरत नहीं है ब्रिज सर्किट में। दूसरा फायदा है, फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट इज ट्वाइस इन ब्रिज सर्किट कंपेयर टू सेंटर टैप सर्किट। यानी कि इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है अगर सेकेंडरी वोल्टेज सेंटर टैप और ब्रिज को अगर तुलना करें, अगर सेकेंडरी पे सेम वोल्टेज है तो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर में जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, वो ध्यान से फिर से देख लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर मान लीजिए सेकेंडरी पे 40 वोल्ट मिला, ब्रिज को देखिए सेकेंडरी पे 40 वोल्ट मिला, तो यहाँ पर सेकेंडरी पे 40 वोल्ट मिला, तो 40 वोल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 और 20 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, और वही एक जो हाफ है वही आउटपुट वहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। सेम सेकेंडरी वोल्टेज के लिए जो ब्रिज सर्किट में है, आउटपुट इज ट्वाइस इन ब्रिज सर्किट कंपेयर टू द सेंटर टैप सर्किट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ब्रिज सर्किट पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड इज हाफ कंपेयर टू पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड फॉर सेंटर टैप सर्किट। यानी कि ब्रिज सर्किट में जो पीआईवी रेटिंग है डायोड की वो आधी है, यानी कि लोअर पीआईवी रेटिंग से भी हमारा ब्रिज सर्किट में काम चल सकता है। तो ये फायदा हुआ। चलिए अब आते हैं डीमेरिट्स ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। सब फायदे नहीं होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, वो देखिए क्या डीमेरिट्स है। उसी हिसाब से मेरिट्स और डीमेरिट्स जानने के बाद ही हम किस एप्लीकेशन में कहां इस्तेमाल करना है वो हम डिसाइड करते हैं कि हम ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल करें या फिर सेंटर टैप इस्तेमाल करें। तो डीमेरिट में क्या है, इन ब्रिज सर्किट फॉर कंडक्शन इन ईच हाफ साइकिल देयर इज 2 डायोड्स इन सीरीज। मुझे लगता है मैंने आपको केवीएल के समय जब करंट इक्वेशन निकाला था किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके, वहां पर भी मैंने आपको अलर्ट किया था ब्रिज सर्किट में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, किसी भी हाफ साइकिल में क्या होते हैं, 2 डायोड ऑन होते हैं और 2 डायोड ऑफ होते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव हाफ को यहां देख लीजिए तो क्या होगा, D1 और D3 ऑन होगा, यानी इस कंडक्शन में एक डायोड ये D1, दूसरा डायोड D3, तो 2 डायोड कंडक्शन में आते हैं। यानी इन ब्रिज सर्किट फॉर कंडक्शन इन ईच हाफ साइकिल देयर इज 2 डायोड्स इन सीरीज। सीरीज में 2 डायोड हैं, तो इससे क्या दिक्कत है भैया वो देख लेते हैं। सो द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन डायोड्स बिकम डबल। हाँ ये दिक्कत की बात है, अगर डायोड हमारे सीरीज में है और 2 डायोड हो रहे हैं तो होगा क्या, द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन डायोड्स बिकम डबल। जो डायोड के क्रॉस प्रैक्टिकल डायोड को अगर हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल डायोड में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या हो जाएगा, सेंटर टाइप की तुलना में क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो डबल होगा तब क्या होगा, हेंस नॉट सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन। यानी कि लोअर वोल्टेज एप्लीकेशन में ये सुटेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया देखिए सेकेंडरी पे अगर लोअर वोल्टेज आ रहा है
लो वोल्टेज आ रहा है, मान ली 3 वोल्ट आ रहा है। अब 3 वोल्ट में अगर हम सिंप्लीफाइड मॉडल भी यूज करें तो क्या होगा, अगर सिलिकॉन डायोड है तो क्या होगा, 0.7 वोल्ट यहाँ नुकसान हो जाएगा, 0.7 वोल्ट यहाँ नुकसान हो जाएगा, यानी पूरे सर्किट में कम से कम 1.4 वोल्ट का नुकसान हो गया। तो ये लोअर वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो यही कहा गया, हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन। हाँ, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में ये बढ़िया है, सुटेबल है, उसके फायदे भी हमने बताए हैं। चलिए, ये कवर हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ वेरियस रेक्टिफायर्स। जो मैंने कहा था शुरू में कि जो पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं दोस्तों, जो पर्टिकुलर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो हम लोगों ने इसलिए पढ़ा था ताकि तुलना कर सकें कि कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है और कौन सा रेक्टिफायर खराब है। तो देखिए, तो इसमें जो ये टेबल है ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से घुमा फिरा के कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डायोड्स, ये टेबल है, पर्टिकुलर्स है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप और ब्रिज है। नंबर ऑफ डायोड्स के मामले में अगर देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड से काम चल जा रहा था, सेंटर टैप में 2 डायोड चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर में हमें 4 डायोड चाहिए। आईडीसी यानी कि डीसी वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ वेव में Im/पाई, जबकि फुल वेव में 2Im/पाई, ब्रिज में भी 2Im/पाई। यानी कि ये तो कंफर्म है, हमें फुल वेव ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर क्या है, डीसी वैल्यू डबल मिल रही है और हमारा टारगेट है डीसी को अचीव करना। IRMS क्या है वो देखिए, Im/2 है यहां पर हाफ वेव में, सेंटर टाइप के लिए Im/√2 कैलकुलेट होकर के आती है, ब्रिज के लिए Im/√2 कैलकुलेट होकर के आती है। एफिशिएंसी हाफ वेव में हमने निकाला था लेक्चर 7 में 40.6% आई थी, यहां पर सेंटर टैप और ब्रिज दोनों के लिए 81.2% आ रही है एफिशिएंसी। रिपल फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 आई थी, यहां पर फुल वेव के लिए चाहे वो सेंटर टैप हो चाहे वो ब्रिज हो वो है 0.482 और ये है 0.482 दोनों के लिए। सेकेंडरी वोल्टेज, ये देखिए, सेकेंडरी वोल्टेज हाफ वेव में क्या है, सिंपल Vs था, सेंटर टैप में 2Vs था, क्योंकि 2Vs आ रहा था सेकेंडरी पे, वही हाफ हाफ हम डिवाइड कर रहे थे। ब्रिज में ये आपका Vs है। PIV और PRV की वैल्यू अगर हम देखें, पीक इनवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज को हम देखें तो हाफ वेव के लिए Vm आता है, एक्सक्यूज मी, PIV और PRV हाफ वेव के लिए Vm आता है, सेंटर टैप के लिए 2Vm है और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ये Vm है। रिपल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में बताई गई थी, आपको समझाई गई थी, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी, इनपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी f है तो हाफ वेव के लिए फ्रीक्वेंसी f ही रहती है, सेंटर टाइप के लिए 2f और ब्रिज के लिए भी 2f रहती है। तो इस टेबल को ध्यान में रखिएगा, ये कंपैरिजन चार्ट है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।